ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों है? इस राज्य को चलाने वाले एक संत हैं। वो उनसे अच्छा आज तक मेरे हिसाब से यूपी को सुधारा किसी ने नहीं है। क्राइम में तो बिल्कुल जीरो कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, काफी लोग ना उनको टारगेट करते हैं। एक संत के लिए कह दिया जाता है कि अरे ये तो मंदिर में घंटा बजाने वाले, ये क्यों राजनीति में आए? तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? ऐसे लोगों को तो मेरा केवल एक ही जवाब है। शादी के बाद क्या फर्क दिख रहा है एक राजनीतिक परिवार का मिलन एक आध्यात्मिक परिवार से? बहुत सुंदर है। राजनीतिक परिवार होने से पहले मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। आप भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है। इससे अच्छा संयोग और क्या हो सकता है? तो क्या कथावाचक देवी निधि सरस्वती जल्दी हमें राजनीति में भी देखने को मिलेगी? अरे भैया, हमारे अध्यात्म में भी राजनीति चल रही है। अभी हाल फिलहाल में माघ मेला में जो कुछ हुआ, प्रथा है कि बिना साज सजावट के साथ जाना है, जो बाकी शंकराचार्य भी कर रहे थे कि वो उनको जरूरत थी नहीं करने की। राजनीति किस ढंग से देश में होनी चाहिए और जो अभी हो रही है वो सही दिशा में है या नहीं? नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से 100 सेंटी टॉक में। थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी परिवार में। हमारी नानी जी गुजरी तो थोड़ा सा गैप लिया था मैंने, और अब वापस आए हैं 1 महीने के गैप के बाद। और जब वापस आए हैं ना, तो अपनी बहन के साथ आए हैं वापस। और निधि सरस्वती जी, सब जानते हैं कि 2 बार वो हमारे चैनल पे आई और काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया। अध्यात्म पे बात हुई, भागवत पे बात हुई। और अच्छी खबर ये है श्रोताओं के लिए कि उनकी शादी हो गई है। अपने वैवाहिक जीवन में वो अग्रसर हैं और जिनसे शादी हुई है वो भी आज हमारे साथ हैं। हमारे जीजा जी कह सकते हैं हम। उम्र में छोटे ज़रूर हैं लेकिन रिश्ते में जीजा जी लगे हमारे। और चिराग उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की। थैंक यू। और जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, तो लोगों को बता दूं कि चिराग उपाध्याय जी एक राजनीतिक फैमिली से आते हैं। काफ़ी लोग यूपी में जानते हैं श्री रामवीर उपाध्याय जी को। अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके फैंस बहुत हैं। और उनके सुपुत्र हैं, उनकी ही जो एक राजनीतिक विरासत है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और युवा नेता हैं, युवा सोच के साथ हैं। और अभी भाजपा उन्होंने एज अ युवा नेता ज्वाइन भी की है। तो बात करेंगे आज राजनीति की भी और अध्यात्म की भी। तो सबसे पहले मंच देते हैं चिराग जी को। तो चिराग जी, स्वागत है आपका चैनल पर। और जैसा मैं कह रहा था कि एक विरासत है आपके पास जी और विरासत जो है वो है आपके पास राजनीति की। जी। एक ऐसा आप कह सकते हैं फील्ड जिसे हमारे देश में कई बार अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। बल्कि मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग ना जब कुछ उल्टा सीधा किसी के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं यार पॉलिटिक्स कर रहा है ना? अब ऐसे टाइम पे एक युवा क्या सोचकर राजनीति में आता है? युवा क्या सोच कर आता है? मैं अपने बारे में कहूँ तो बिल्कुल। मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरा ये रहा आने का कि मैंने अपने पापा को अपना रोल मॉडल माना। हम्म, उनको देखते देखते ही मेरे मन के अंदर राजनीति करने की प्रेरणा हुई। बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। ही वॉज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी और उन्होंने बहुत लोगों का भला किया है। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में अपना नाम किया। तो उन्हीं को देखते देखते मेरे मन में भी समाज की सेवा करने का संकल्प आया और उसी को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में हूँ इस समय। देखिए, आपने जैसे कहा कि राजनीति को लोग अक्सर गलत टर्म में यूज करते हैं, बिल्कुल। राइट? परंतु देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी हमारे पॉलिटिशियंस ने दिया है। ये भी आप बात मानेंगे, मेरी बात से एग्री करेंगे। चाहे वो हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हों, उनके बाद आए पॉलिटिशियंस हों, या भी वर्तमान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग हों। देखिए, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग तो होते ही होते हैं। बिल्कुल। और ये पब्लिक तय करती है कि किसको सत्ता में बैठना है, अच्छे लोगों को बैठना है या बुरे लोगों को बैठना है। बिल्कुल। पब्लिक तो हमेशा अच्छे लोगों को ही चुनती है। अब वो बेकार निकल आए तो बात दूसरी है। तो हम क्या करने आए ये महत्वपूर्ण रखता है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या करने आए, वो महत्वपूर्ण नहीं रखता राजनीति में। और राजनीति का मतलब है कि मतलब राज करने की नीति होनी चाहिए, और नीति होनी चाहिए आपकी प्योर और स्वच्छ होनी चाहिए नीति, और खराब नीति नहीं होनी चाहिए।
अगर आप खराब नीति करेंगे तो वहाँ वो डर्टी पॉलिटिक्स में आ जाता है, पर आप एक सज्जन की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह देश को और समाज को आगे बढ़ाने की बात अपने मन में रख के संकल्प करके आगे चलेंगे, तो राजनीति ही ऐसा एक मेन पॉइंट जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। अब ऐसे टाइम पे हम कई बार बात करते हैं कि यार एक फैमिली की विरासत, तो उसको नेपोटिज्म से जोड़ दिया जाता है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति जैसी चीज ऐसी है जहां पे अगर आप काम नहीं करोगे तो वैसे भी आप पिछाड़ दिए जाओगे। अब ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि आपके पिताजी 5 बार के विधायक रहे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, तो आप एक जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है कि उनसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है, तभी आप शायद टिके रहेंगे, क्योंकि वो जमाना अलग था। जी जी। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन, जेन जी की एक्सपेक्टेशन हर रोज बदल जाती है ना, कि नहीं अब ये होना चाहिए, अब ये जैसे हम एग्जांपल है यूजीसी का ही, है ना, यूजीसी जैसे ही अभी उसमें चेंजेस डाले गए तो लोग, बच्चे जेन जी खिलाफ हो गए और काफी लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करने लगे। जी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही रोक लगाई तो वही लोग अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करें, तो उनके माइंड में क्या है उनको खुद ही नहीं पता है। ऐसे टाइम पे एक प्रेशर है कि हाँ, हर किसी की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरना है। हाँ, प्रेशर तो रहता ही है। अगर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, आप कभी भी आप अपने दिमाग में ये रख के पॉलिसी नहीं बनाते हैं कि इससे लोगों का भला ना हो। बिल्कुल। आप हमेशा जो भी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है, वो हमेशा यही सोच के चलती है कि इससे देश का भला हो, देश की जनता को फायदा हो। कभी कभी उसमें त्रुटियां भी निकल आती हैं, तो उन त्रुटियों को सुधारा भी जाता है। अब जैसे आपने यूजीसी की बात करी, तो यूजीसी पे जिस चीज का विरोध हो रहा था वो ये था कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स का निर्माण करने का आदेश दिया गया। बिल्कुल। हर यूनिवर्सिटीज में, हर कैंपस में अनिवार्य हो गया कि भाई ईओसी का गठन करिए और वो SC ST और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की कंप्लेंट सुनकर एक्शंस लेगी, जो भी मतलब कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। परंतु विरोध इस बात पे हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई फॉल्स कंप्लेंट कर देता है, तब क्या होगा? तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो जनरल कैटेगरी वालों को भय लगा, क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो चुका है SC ST एक्ट का। आज तक होता है मिसयूज। बिल्कुल। किसी भी लॉ को आप यूज भी कर सकते हो और मिसयूज भी कर सकते हो। बिल्कुल। और इस बात को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि SC ST जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा दबा कुचला रहा है। बिल्कुल। उनको एनफोर्स करने की, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि देश एक साथ आगे बढ़े। और ये इसलिए भी जरूरत है ताकि जो जिसे कहते हैं ना, ग्रह संतुलन बना रहे। बिल्कुल। बाहर की जो ताकतें हैं जो देश को मतलब डिवाइड करना चाहती हैं या इसका फायदा उठाना चाहती हैं, वो सबसे पहले इन्हीं चीजों को टारगेट करती है। वो देखती है भाई देश को अनस्टेबल कैसे किया जाए, इधर देश के अंदर गृह युद्ध कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। तो सभी वर्गों को आगे लेके साथ में चलना होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप एक समाज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें। बिल्कुल। आपको ऐसा कानून लाना चाहिए जो दोनों के फायदे की बात करे। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, अब आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल। और ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब हम जातियों की बात और ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो काफी लोग ना जनरल कास्ट वालों को बहुत जल्दी टारगेट करते हैं। अब लोगों को ये पता होना चाहिए कि चिराग जी जनरल कास्ट से आते हैं। उनके पिताजी बहुजन समाजवादी पार्टी में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं जी, जबकि वो ब्राह्मण थे। जी जी। ठीक है, तो कह दिया जाता है नहीं यार वो पार्टी ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट वालों जी, दलितों की पार्टी है, ऐसा बोला जाता था। अभी भी बोला जाता है। भाजपा को हमेशा बोल दिया जाता है कि ये तो जी अपर कास्ट वालों की पार्टी है। तो वहां पे एक अपर कास्ट नेता जब बात कर रहा है कि नहीं SC और ST वालों को, OBC वालों को उनके हक मिलने चाहिए, तो लोगों को समझना चाहिए कि इंसान ना अपनी सोच से नेता बनता है शायद जी, ना कि अपनी कास्ट से और अपनी पार्टी से। नहीं देखिए, ठीक है, कानून आया, बिल्कुल, आपने उसका अपोज किया, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम उसको अपोज करें। बिल्कुल, अगर हमें फेवर में लगता है तो हम सपोर्ट भी करें, अगर हमें गलत लगता है तो हम उसको अपोज भी करें। बिल्कुल, हमने अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहते हैं, रोक लगाई, स्टे लगा दी। बिल्कुल।
परंतु इसमें बेटरमेंट के लिए भी तो सोचा गया। हमें ये भी तो सोचना है कि एसटी, एससी और ओबीसी जो लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए आया, परंतु उसमें एक फॉल्ट आ गया, उसको हम दूर कर सकते हैं और दूर करने के बाद ये कानून बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल भैया आपको सबको समानता से लेके चलना है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि एससी एसटी एक्ट एससी और एसटी और ओबीसी के लिए आप जनरल वालों को इग्नोर कर दें और जनरल वालों के लिए इन लोगों को इग्नोर कर दें। और पहली बात तो ये है कि ये कास्टिज्म ला ही क्यों रहे हो, बीच में ला ही क्यों रहे हो? सबसे पहले आप भारत के नागरिक हो, बिल्कुल कास्ट बाद में आती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये नहीं लिखा कि वी आर एससीज ऑफ इंडिया, वी आर जनरल ऑफ इंडिया, वी आर ओबीसीज ऑफ इंडिया। तो जब संविधान के रचयिताओं ने, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए और जो संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली जो समिति थी, जब उन्होंने सबसे पहले नागरिक को आगे रखा है, तो हमें कास्ट के बेसिस पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो एक यूजीसी में थोड़ा सा आप उसको संशोधन करिए और अच्छे तरीके से लागू करिए। कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल। और थोड़ा सा आप चलते हैं अध्यात्म की तरफ, क्योंकि हम यूपी में बैठे हैं और यूपी के तो मुख्यमंत्री योगी जी हैं जी और आपकी धर्मपत्नी हाँ जी कथावाचक हैं जी। और मैं इनके साथ पहले ही पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो क्या डिफरेंस लग रहा है एक राजनीतिक फैमिली में एक अध्यात्म का जाना? देखिए, दोनों एक अलग अलग क्षेत्र हैं, बिल्कुल, लेकिन दोनों में मुझे बहुत सारी समानताएं नजर आती हैं। तरीका अलग अलग है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग अध्यात्म के माध्यम से सेवा कर रहे हैं और आप राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है ना कि हम सेवा करें। बिल्कुल अगर आपके पास अच्छा तन है तो तन से सेवा करें, है ना। हमारे खुद कहते हैं कि तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो। जो चीज आपके पास है आप उस चीज से समाज की सेवा करें। तो अध्यात्म और राजनीति का तो बड़ा अद्भुत संगम है और इसके एक हमारे पास सबसे अच्छे उदाहरण है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, कि आप एक संत की वेशभूषा में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मैं प्राय हमेशा एक बात कहती हूँ कि संत और बसंत इन दोनों में बड़ी समानता होती है। क्यों? क्योंकि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की चीजों में कितना सुधार हुआ है। जहाँ लोग यूपी के नाम से डरा करते थे, वहाँ एक संत के शासन काल में वहाँ की काया पलट गई। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आप देखें कि लोग, अगर आप अपना परिचय दो कि हम यूपी से हैं तो लोग डर जाते थे, अरे यहाँ तो सारे गलत बदमाश लोग रहते हैं, बिल्कुल, है ना। लोग रात में ट्रैवल नहीं करते थे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, बड़े लुटेरे रहते हैं। हमारे कैब वाले नहीं आते थे, नहीं मैं आते दिल्ली थे से ना, कभी कैब करता था, नोएडा जॉब करता था, बड़ा नहीं आते अलग थे। मानसिकता थी बहुत, लोगों की एक बिल्कुल। यूपी के लिए। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि वास्तव में जितने भी राज्य सब अच्छे, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और देखो दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश है। बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कैसे? राजनीति के माध्यम से एक अलग दृष्टि से हम देखेंगे, वो तो आप बताएंगे, लेकिन मैं आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आपको बताऊं कि ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों है। देखो, इस राज्य को चलाने वाले एक संत हैं, एक संत महापुरुष एक राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और उनका शासन चल रहा है। नंबर 2, ये उत्तर प्रदेश इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में भगवान भी प्रकट हुए। वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गिरि गोवर्धन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बरसाना धाम कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री रामचंद्र कहाँ है? वो भी अयोध्या धाम भी उत्तर प्रदेश में है। और भगवान का जो 24वां अवतार है श्री कल्कि अवतार, वो भी इसी उत्तर प्रदेश में होगा। तो ये उत्तर नहीं उत्तम प्रदेश है। तो राजनीति और अध्यात्म का ना एक बड़ा ही अद्भुत संगम है और इसका उदाहरण तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के
रूप में देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, अध्यात्म और राजनीति के मिलन से मैंने एक चीज़ देखी कि अ, जब हम कथाओं में जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं कि आप भगवान से जुड़िए, हम्म, लोगों की सेवा कीजिए, लेकिन हम स्वयं नहीं कर पाते क्योंकि बिल्कुल। कथाओं में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें जाकर सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवार में आने के बाद और जब मैं देखती हूँ कि हमारे आदरणीय ससुर जी किस प्रकार से लोगों की सेवा करते थे, तो अभी मुझे वो समय मिल पा रहा है और जिससे कि जो हम व्यासपीठ से कहा करते थे कि आप समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, और प्रत्यक्ष रूप में मुझे करने का अवसर मिल रहा है। तो मेरे लिए तो बोनस हो गया है। अब बोनस की बात की तो कहीं न कहीं कुछ चेंजेस आए होंगे। छोटी बहन हमारी नेहा जी, वो भजन गाती हैं। तो घर में जो माहौल था आपके, मैं आया हुआ हूँ घर पे आपके, तो वो ज़्यादातर बातें होती थी आध्यात्मिक। हुँ, अब आप गए राजनीतिक घर में, जहाँ शायद बातें होती होंगी राजनीतिक, बिल्कुल। तो कितना अलग हो गया सब कुछ और कितना मुश्किल लगता है उसमें अपने आप को ढालना? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा अलग हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ ये एक राजनीतिक परिवार है और यहाँ पर राजनीति की अक्सर बातें होती हैं। लेकिन मेरा परिवार जहाँ मेरा विवाह और जहाँ संबंध हुआ है, वो एक राजनैतिक होने के साथ-साथ आध्यात्मिक भी है। हुँ, और यही एक कारण है कि शायद मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है। मैंने प्राय कई बार पॉडकास्ट में अपनी कहा कि अ, विवाह करने के लिए एक आध्यात्मिक पुरुष का होना बहुत आवश्यक है। हुँ, अगर आपका साथी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, बिल्कुल, अगर वो अध्यात्म से दूर होंगे और अगर वो भगवत भक्त नहीं होंगे, तो आपके जीवन की गाड़ी डगमगा जाएगी। वरना आप देख रहे हैं, कोई काट कर ड्रम में पैक कर देता है, कोई जीभ बिल्कुल, काट रहा है, कोई अपनी गला काट रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई इसका कारण ये है कि उन लोगों का धर्म और अध्यात्म से कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा जो परिवार है वो बहुत आध्यात्मिक है। जो आप हैं वो भी जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज से दीक्षित हैं। हुँ, हुँ, आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, आप त्रिकाल संध्या करते हैं, आप भजन करते हैं, भजनानंदी हैं। तो हाँ, जब राजनीति की बात होती है तो मैं उसको भी बहुत ध्यान से सुनती हूँ क्योंकि हमारे परिवार का जो विरासत है राजनीति जो कि बिल्कुल। आपको आगे बढ़ानी है। और क्योंकि मैं स्वयं कथावाचक हूँ, तो मेरे तो रग-रग में भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, भगवान की चीज़ें चलती रहती हैं। तो हाँ, हम राजनीति की बातें भी करते हैं, आपसे मैं राजनीति की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, जब भी कुछ सीखने को मिलता है समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद जब राजनीति की बातें हो जाती हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं कि जीवन को कैसे सुंदर बनाएँ, क्या हुँ, हम ऐसा करें जिससे हम भगवान के और नज़दीक पहुँचे। हाँ, आपने कहा कि उस घर के माहौल में, इस घर के माहौल में अंतर है। हाँ, पहले मुझे लगता था कि अंतर है लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी जीवन शैली अब ऐसी बनती जा रही है या फिर यहाँ का माहौल भी अब ऐसा होता जा रहा है कि जो कार्य मैं वहाँ किया करती थी, वही कार्य मैं यहाँ करती हूँ। हुँ, हुँ, वहाँ हम लोग शाम को सब लोग बैठकर कीर्तन करते थे, मेरे माता-पिता, भाई-बहन। अभी हम और आप बैठकर कीर्तन करते हैं, भगवान को बैठकर संध्या को कीर्तन सुनाते हैं, भजन गाते हैं। तो सेम है बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं आया है, बल्कि मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा और विकास हुआ है, विकसित हुआ है, चीज़ें अच्छी हुई हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। वो सब नई-नई चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे ना मैं जो व्यासपीठ से बोला करती थी कि जाकर सेवा करो, अब मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हुँ। लोगों से बात करने का अवसर मिल रहा है और जैसे भी हम किसी के काम आ सकते हैं, वो करने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल, और जहाँ अध्यात्म और राजनीति की बात करें तो वही हमारे योगी जी से बड़ा कॉम्बिनेशन तो किसी के पास है नहीं। बहन ने जैसे कहा कि संत और बसंत, वो तो बसंती पहनकर ही बाहर निकलते हैं। जी, अब ऐसे में एक हमारे गोरखनाथ पीठ के महंत जब मुख्यमंत्री बनते हैं, जी, तो काफ़ी लोग ना उनको टारगेट करते हैं कि अरे संत का तो काम मंदिर में घंटा बजाना है। मैं अभी जी, 3-4 दिन जी। पहले ही हाँ, एक काफ़ी डिबेट देख रहा अपशब्द था, बोलते उसमें हैं। राशिदी भाई साहब जो जी, उनके जी। खिलाफ हमेशा बकवास करते हैं, तो उन्होंने एक बकवास वाली ही बात कही है। वर्ड हार्ड लगेगा लेकिन ये बकवास ही है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हमारे शास्त्रों में हमारे जो हिस्ट्री है उसमें हर एक कैबिनेट में ऋषि होते थे जो हमारे
कुल के गुरु होते थे और जी उनसे पूछे बिना कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं यार, किसी भी राजा ने, चाहे वो धृतराष्ट्र जी हो चाहे वो दशरथ जी हो, है ना, उन्होंने उनसे पूछे बिना तो कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं। तो वहां पे जब एक संत के लिए कह दिया जाता है कि अरे ये तो मंदिर में घंटा बजाने वाले, ये क्यों राजनीति में आए, जी, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब होना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या जवाब दें जो किसी को व्यक्तिगत तौर पे हानि पहुंचा रहे हो, इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो? ऐसे लोगों को तो मेरा केवल एक ही जवाब है, संत भेष में है, गोरक्षक पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, बिल्कुल उनके पास ज्ञान है, आत्मविश्वास है, देश को और प्रदेश को आगे ले जाने का उनमें विश्वास है, उनके पास नीतियां हैं और सुनीति है उनके पास, कुनीति नहीं, सुनीतियां हैं उनके पास, और बहुत डिसिप्लिन के साथ वो अपना गवर्नेंस करते हैं। और ये डिसिप्लिन ना उनको अध्यात्म से ही आया है, बिल्कुल उनके गुरुजनों की कृपा है उन पे, उनके गुरुजनों ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया है और गंभीरता सिखाई है, सहन शक्ति सिखाई है, तो उसी के बल पे वो राज कर रहे हैं। और ये कहना कि अगर कोई संत है तो वो राजनीति नहीं कर सकता, तो ये सरासर गलत है। इतिहास में कई सारे उदाहरण है, जैसे आपने कहा कि राजा दशरथ जी थे, वो महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर ही काम करते थे। बिल्कुल धृतराष्ट्र जी हो गए, वो कृपाचार्य जी की आज्ञा पाकर ही कोई कार्य को आगे बढ़ाते थे राज्य का। और यहाँ तो खुद एक संत मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। उनसे अच्छा आज तक मेरे हिसाब से यूपी को सुधारा किसी ने नहीं है। इन टर्म्स ऑफ क्राइम में तो मैं कह ही सकता, क्राइम में तो बिल्कुल जीरो कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। मैं नोएडा जॉब करता था, 2015 में मैंने नोएडा ज्वाइन किया था एज अ एम्प्लॉय, और मुझे याद है कि हमारे ही ऑफिस के बाहर से 2 लड़के रात को 10 बजे निकले हैं, एक गाड़ी में निकला, दूसरा पैदल निकला, और गाड़ी वाले ने कहा कि मैं तेरे को बाहर तक छोड़ दूं, वो छोड़ के चला भी गया। अब वो उसने कहाँ लिफ्ट ली, क्या सुबह 6:30 बजे लाश उसकी ऑफिस के बाहर ही फेंक गया था कोई। जी जी जी, ये बात 2016 की है। 2017 में मुझे किसी ने, मैं कैब से जा रहा हूँ और हमें किसी ने कट्टा दिखा दिया था यहीं नोएडा में। 17 तक हम कैब से आते तो कहते थे कहाँ जा रहे हैं नोएडा, वो कैंसिल कर देते थे दिल्ली से। अब कहते हैं नोएडा जाने, गुड़गांव नहीं जाना, वो जाम में फंस जाएंगे। जंगल राज था, बहुत अच्छा खासा जंगल राज था पहले। बिल्कुल। और इस जंगल राज को रोकने में और लगाम लगाने में योगी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल, चाहे आप विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, आप इस चीज को नकार नहीं सकते। अगर आप इस चीज को नकार रहे हो तो समझ लो कि आप एक अच्छे राजनेता नहीं हो, आपका मोटो पब्लिक का भला करना नहीं है। क्योंकि अगर मेरे अंदर अच्छाई है तो मैं दूसरे की अच्छाई को भी प्रेस करूंगा ना। अगर मैं बुरा हूं तो मुझे से बुराई दिखेगा दूसरे में, सामने वाला अच्छा क्या कर रहा है वो मुझे तो नजर ही नहीं आएगा कभी जीवन में। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से उन्होंने बदमाशों को छाट छाट के खत्म किया है प्रदेश में से, माफिया राज जो खत्म किया है, तो आज उन्हीं के भक्ति का, उन्हीं के ही भजन का प्रताप है जो उन्होंने, कहते हैं ना संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए, घंटा बजाने लायक है। अगर संत घंटा बजाने वाले भी हैं, हाँ हम मानते हैं, हम घंटा बजाते हैं, हम प्रभु को पसंद करने के लिए गरुड़ रूपी घंटी को भी बजाते हैं। बिल्कुल, वो घंटी वो घंटा नहीं है भाई, बिल्कुल, वो घंटा गरुड़ भगवान का प्रतीक है, उससे वेद धनु प्रकट होती है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम उस घंटी को भी बजा सकते हैं तो हम शस्त्र उठा के दुश्मनों को और ये अराजक तत्वों को भी खत्म कर सकते हैं। और शायद एक संत के ही संस्कार थे कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक रिपोर्ट कहती है कि उनके पास आप मुझे बताइए, चलिए मैं मान लेता, मैं आप कहोगे कि सब लोग कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं या फिर मैं मतलब प्रो हिंदूवादी सोच रखता हूं। अगर चलो मैं नॉर्मल साधारण व्यक्ति भी होता तो क्या मैं इस बात को नकार सकता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश में से क्राइम को खत्म किया, माफिया राज को खत्म किया, और मेरी आप उन मतलब योगी जी की आप कोई सा भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उनका कोई सा भी भाषण उठा के देख लीजिए, कभी भी उन्होंने किसी के खिलाफ अभद्र एक भी बात, एक भी टिप्पणी की हो किसी भी प्रकार की, किसी भी राजनेता के बारे में, किसी भी समाज के बारे में, हमेशा उनकी वाणी आपको सौम्य ही नजर आएगी। पर हाँ, कभी कभी कठोरता करनी पड़ती है क्योंकि समाज में संदेश देना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि एक आशा की किरण जगानी पड़ती है लोगों की, नहीं कि हाँ हम लोग हैं आपकी सेवा में तत्पर। बिल्कुल।
तो उसके लिए कभी कभी कठोर वाणी भी करनी पड़ती है, पर उस कठोर वाणी में भी उनका संयम देखने लायक है। वही, और जो मैं कह रहा था ना कि एक संत ही ऐसा सोच सकता है कि वो राज्य को अपने से पहले रखता है। एक जी। रिपोर्ट कहती है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास एजेंसीज गई थी कि आपको कौन सी गाड़ियों का काफिला चाहिए, कि हर बार मुख्यमंत्री जब बदलता है तो नई गाड़ियां आती हैं। तो जी। उन्होंने कहा क्यों, पुरानी क्या खराब हो गई है? कहता नहीं, वो पुराने मुख्यमंत्री थे। कहता ये बकवास मत करो, मुझे वही साफ सुफ करके मैं उसी में बैठ जाऊंगा। जी। तो वही गाड़ियां आज तक चल रही हैं उनके पास। तो एक शायद संत ही है, वो अखिलेश जी के टाइम से चलती आ रही हाँ, हैं गाड़ियां बिल्कुल, उनके पास। बिल्कुल। तो एक संत ही सोच सकता है कि अरे यार, मुझे मेरा नहीं सोचना है, राज्य का सोचना है, यही पैसा बचा के मैं राज्य में लगाऊंगा। हाँ। अब जब हम अध्यात्म और राजनीति की बात करें तो आजकल ना हमारे अध्यात्म में भी राजनीति चल रही है। अभी हाल फिलहाल में माघ मेला में जो कुछ हुआ, जी। शंकराचार्य, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि जो प्रथा है कि बिना आपको साज सजावट के साथ जाना है, जो बाकी शंकराचार्य भी कर रहे थे, कि वो उनको जरूरत थी नहीं करने की। देखिए, पहली बात तो मैं पूज्य शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ, बिल्कुल, वो मेरे पूजनीय है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत निंदनीय है। बटुक भैरवों को, बटुक ब्राह्मणों को शिखा पकड़ के घसीटा गया, पुलिस ने मारा, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि पालकी वाला जो आपने प्रश्न पूछा कि पालकी से उन्हें जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, देखिए, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य इस धरती पे आए जब धर्म की बहुत हानि हो चुकी थी, बिल्कुल, तब उन्होंने अवतार लिया और 32 साल की उम्र के अंदर ही अंदर उन्होंने भारत की पूरी यात्रा करी, सभी को अपने ज्ञान से परास्त किया, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी। चारों मठों की स्थापना करने के बाद उधर अपने 4 शिष्यों को उन्होंने पीठ पे विराजमान किया। वो परंपरा सदैव चली आ रही। हमारे पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, बिल्कुल, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, बिल्कुल, द्वारका पीठ है और ज्योतिर्मठ है। बिल्कुल। तो जिनके आप बात कर रहे हैं वो हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बिल्कुल। भगवान है। अब किसी भी धार्मिक मेले को लेकर कौन नियम कायदे कानून बनाएगा? हमारे चारों पीठ पे जो बैठे हुए शंकराचार्य भगवान है वही तो बनाएंगे। और अगर वो पालकी से जाएं चाहे पैदल जाएं, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर वो पालकी से आए तो आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है, हमारे भगवान शंकराचार्य पालकी से आ रहे हैं तो हमें रास्ता बनाना चाहिए और उन्हें आने जाना देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। चलिए, फैनी हो अधिकारियों की लापरवाही से नुकसान हुआ, उनको टोका गया, रोका गया, समझ में आता है। चलिए ठीक है, अगर आप भीड़ की दुहाई देकर उन्हें रोक रहे थे, चलो ठीक है, समझ में आती है एक बात तक। पर आपने ब्राह्मणों के साथ जो किया, वहां के बटुक बैठो छोटे छोटे जो संत थे उनके साथ जो किया, आपने चोटी पकड़ के खींचा, कहां से उचित था वो वेद पाठी ब्राह्मण जिन्होंने कभी किसी को तू करके नहीं बोला होगा। आप देखिएगा उनके इंटरव्यू, किसी ने भी कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल, किसी के प्रति भी। तो ये बहुत सरासर गलत हुआ। शंकराचार्य भगवान है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे पूजनीय, मेरा सामर्थ्य नहीं है उन पे कुछ बोलने का, परंतु जो कुछ भी हुआ माघ मेले में गलत हुआ। जी, और वापस आते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर। जी, शादी के बाद क्या फर्क दिख रहा है एक राजनीतिक परिवार का मिलन एक आध्यात्मिक परिवार से? वो बहुत सुंदर है। कई में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी आपने पूछा कि आध्यात्मिक और राजनीतिक परिवार का क्या मिलन है। तो सबसे पहले, राजनीतिक परिवार होने से पहले मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो हमारे संस्कार हमेशा प्रभु को नमन करने के ही मिले हैं। तो आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, तो इससे अच्छा संयोग और क्या हो सकता है। और हम ब्राह्मणों का तो नित्य कर्म ही रहा है भगवान को भजना, उनका प्रचार प्रसार करना, वेद पाठन करना, प्रभु की लीलाओं को आगे बढ़ाना, उनका नाम लीलाओं को आगे बढ़ाना, तो बहुत सुंदर रहा है। ब्राह्मण का मतलब होता है पार ब्रह्म में जिनका मन लगा हो। हाँ, जो जिनका चित्त हमेशा ब्रह्म रूपी ज्ञान को खोजने में लगा हो, ब्रह्म रूप को जानने के लिए लगा हो, वो ब्राह्मण है। बिल्कुल।
बिल्कुल। और आपकी माताजी भी 3 बार की शायद सांसद रही हैं। मेरी माताजी 3 बार से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हाथरस जिले से, और लोकसभा सदस्य भी रही हैं आगरा फतेहपुर सीकरी से। तो उनका भी काफ़ी अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने हमेशा ही पिताजी की सहायता करी है और लोगों की सहायता करी है, लोगों की मदद करी है। अच्छा, जैसे आपने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि राजनीति में आपका आना कैसे हुआ, बिल्कुल। हमने अपने पिताजी को कभी रुकते हुए नहीं देखा, हमेशा लोगों की सेवा करते हुए देखा है। इतने मेहनती थे कि जब से हमने होश संभाला, हमारा तो 93 का जन्म है और 96 वो विधायक बन गए थे। विधायक बनते ही वो ऊर्जा मंत्री और परिवहन मंत्री बन चुके थे प्रदेश सरकार के। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारे जो स्वर्गीय दादाश्री हैं, श्री रामचरण उपाध्याय जी, वो ट्रांसपोर्ट विभाग के उत्तर प्रदेश के बस के कंडक्टर थे। अच्छा। और उसी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के उनका बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बनता है। वाह। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। बिल्कुल। फिर उसके पीछे फिर उन्होंने हाथरस को जिला बनवाया। जब लोग गांव को ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, जब लोग बिजली नहीं लगवा पाते थे, उन्होंने पूरे एक शहर को जिला बनवा दिया, विद्युतीकरण करवाया, चारों तरफ सड़कें, नल, नालियों का और इन सब का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ना, जो पब्लिक को बेसिक नेसेसिटी चाहिए होती है, उसका जाल बिछा दिया। तो उनकी कार्यशैली को देख के तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे भी समाज सेवा करनी है और राजनीति में लोगों की सहायता करनी है। मेरे भी अपने एम्बिशंस हैं। मैं चाहता हूं कि मैं स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे और शिक्षा पे काम करूं, बहुत अच्छे स्तर का काम करूं। मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीति में, पर वो सब सेवा भाव के लिए है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का। और ये कह लीजिए प्रभु की इच्छा है या प्रभु ने प्रेरणा दे रखी है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो मैं उसी लेगेसी को कंटिन्यू रख के अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं और राजनीति में एक अच्छा मार्गदर्शन भी देना चाहता हूं आने वाले युवा पीढ़ी को। बिल्कुल। कि भाई जैसे यूजीसी पे हम वो बवाल हुआ, अब बवाल क्यों कर रहे हो? आप पढ़े लिखे वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, आप पढ़े लिखे हो सबके सब, और पढ़े लिखे होने के नाते आप शांति के साथ डिबेट करिए, बिल्कुल तमीज से करिए, सज्जनता के साथ करिए। क्योंकि आखिर में स्टे भी तो कोर्ट से ही लिया। क्यों हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? चाहे कोई भी हो, बिल्कुल अपनी बात को विनम्रता के साथ रखिए। हमेशा एक बचपन से पाठ पढ़ाया गया है कि सबसे बड़ा बाण विनम्रता का बाण होता है। बिल्कुल। और आजकल सब विनम्रता छोड़ के हाय हत्या मचाने लग रहे हैं। जिसको देखो वो हाय हत्या मचा रहा है, कोई बात हो जाए तुरंत हाय हत्या मचाना शुरू कर देते हैं। जातिवाद करने को तो लोग ऐसे तैयार रहते हैं कि जैसे पता नहीं क्या। बिल्कुल। एक शिव पुराण में, मैं शिव पुराण का अध्ययन मैंने किया थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। उसमें मुनीश्वर कहते हैं, मुनि कहते हैं कि कलयुग में, खासकर कलयुग में, जो कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसे नेता आपके बीच में आएंगे, और इसको मैं दोबारा से बता अच्छे तरीके से कोट कर रहा हूँ पूरे मतलब अपनी ताकत के साथ बैक करके, कि ऐसे नेता आएंगे हमारे बीच में जो हमारे भेदभावों को ताकत बना के हमारे को डिवाइड करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। उनसे विशेष रूप से सावधान रहना। मैं तो अपनी युवा पीढ़ी से, अपने युवा साथियों से ये कहता हूं कि भाई जो भी तुम्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता हुआ दिख जाए तो उसको सरासर बायकॉट करो। जब तक आप लोग बायकॉट नहीं करोगे ऐसे नेताओं को, तब तक ये कास्टिज्म होता रहेगा और तब तक हमारा देश पिछड़ता रहेगा। बिल्कुल। हम जितनी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, ऐसी ताकतें हमें वापस उतने खींचने लग जाती हैं। बिल्कुल। योगी जी ने भी बहुत अच्छा बयान दिया था कि जब भी देश को प्रगति की राह पे चलाने वाले कानून आएंगे तो ऐसे खुरापाती तत्व हमेशा पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और वही होता है। अरे ठीक है, आपने विरोध किया, मैं भी मानता हूँ विरोध करने लायक था, क्योंकि उसमें एक कानून ऐसा था, एक प्रावधान ऐसा था कि जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था किसी भी तरीके से। अब आप ये भी कहेंगे कि तुम्हारी पार्टी वाले लेकर आए। भाई पार्टी का सदस्य होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं भाई। सभी राजनेताओं को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आप राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होने से पहले इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। आपकी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी बनती है देश का भविष्य को सुधारने की। बिल्कुल।
देश की सभी पार्टियों का अगर आप मेमोरेंडम या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बहुत सुंदर है, सबने एक से एक ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बात कर रखी है, पर उसको फॉलो कौन कर रहा है? जो फॉलो करता है उसी को पब्लिक सपोर्ट करती है। और कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ, कि- ट्विटर गैंग, ट्विटर गैंग, यू व्हाट्सएप गैंग, मैं एग्जांपल देता हूँ, आजकल सोने के भाव बढ़े हुए कुछ हैं, भी चला लो। तो वो कहते हैं जी, एक मैं देख रहा था कि और दो मोदी को वोट, गोल्ड का प्राइस देखो, पहले औरतें गहने तो खरीद सकती थी, अब नहीं खरीद सकती। उन्हें कौन बताए? अरे बेवकूफ लोगो, जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो अमेरिका ने धमकी दी थी उनको कि मत करो वरना हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। जी 420 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स था अमेरिका के पास, रशिया ने जो इन्वेस्ट किया। जब रशिया ने अटैक किया तो उन्होंने कह दिया हम वो आपको नहीं दे रहे। अब रशिया क्या कर लेगा, वो सुपर पावर है। तो वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि यार हमसे इतना इन्होंने कर्जा ले रखा है, अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, जी, तो वो अगर कल को मना कर दे तो मैं क्या ही कर लूंगा, ये तो सुपर पावर है। तो उन्होंने डॉलर का कंजप्शन, जो डॉलर है वो निकालना शुरू किया और सोना उसके बदले रिजर्व करना शुरू किया। इस वजह से पूरी दुनिया में ही गोल्ड के प्राइस बढ़े हुए हैं। अब इन बेवकूफ लोगों को कौन समझाए भाई, तुम ट्विटर पढ़े पे डाल तभी देते तो हो। पता चलेगा, बिल्कुल पढ़ते नहीं है तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। यूजीसी का विरोध कर रहे हो, ठीक है, करो, अच्छी बात है भाई। SC/ST एक्ट, जो पहले SC/ST एक्ट का कानून का प्रावधान है, मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, सॉरी बीच में लाया, पर हाँ जी, इसको बताना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। SC/ST एक्ट का कानून का दुरुपयोग होने का भुक्तभोगी तो मैं खुद हूं। मेरे पे भी झूठा एक बार आरोप लगा हुआ है, मेरे पे हमला हुआ है जानलेवा, मेरे पे गोलियां चल रही हैं धड़ल्ले से, और उस समय मतलब हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मेरे पे गोलियां चल रही हैं, सब काम हो रहे हैं, केस क्या लिखा जा रहा है, उल्टा मेरे खिलाफ ही केस लिखा जा रहा है। और केस में क्या लिखा जा रहा है, मैं जिस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं, मैंने उसको SC/ST एक्ट के तहत गालियां दी हैं कास्टिज्म की। तो इस तरीके से दुरुपयोग होता है। मायावती जी की सरकार क्यों गई? शासन में कोई कमी थी? अच्छा शासन था। बिल्कुल। पॉलिसीज में कोई कमी थी? हाँ, ठीक ठाक पॉलिसीज थी। सबसे बड़ा कारण रहा जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग उस सरकार में हुआ, तो लोग परेशान हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी सरकार जाने का यही था कि जनरल कैटेगरी वालों ने, सॉरी मैं जनरल कैटेगरी बोल रहा हूं, जनरल कैटेगरी वालों ने कहा कि भाई कि मतलब हद ही कर दी है। मैं मतलब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता कि मतलब छोटी छोटी, मतलब एक छोटे से लालच में आप किसी भी SC/ST एक्ट जाति लगवा लो। सूचक शब्द बोल और के आप असली जिनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो बेचारे ऐसे ही रह जाते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एक्ट का जो दुरुपयोग हुआ उसका तो भुगतभोगी तो मैं खुद हूं, मैं भी जानता हूं। तो बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए कि मतलब ठीक है, इसका कानून का दुरुपयोग ना कोई कर सके। अब कल को मान लीजिए यूनिवर्सिटी में कोई बच्ची बैठी हुई है, उसको मान लीजिए कोई बच्चा आके प्रपोज कर देता है, अब वो मना कर देती है, गलती से उसे भी उसकी कास्ट नहीं पता, उसको उसकी कास्ट पता है, वो मान ले जाकर उसको कंप्लेंट कर दे, वो कहाँ जाएगी बेचारी? ऐसे भी केस सामने आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब चीज देख के चलना चाहिए ना। बिल्कुल। और चारों वर्ण समान है हमारे शास्त्रों में, चारों वर्णों को समान अधिकार दिया है, ईश्वर सभी को बराबर प्रेम करता है। भेदभाव हम कर रहे हैं, ये हमारी जो मंद बुद्धि है ना, जिसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, जिसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है, ये हमें प्रेरित करती है कि तुम अपने भाइयों से ही जाके लड़ो। नहीं तो किसी भी, देखिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल आप बात से कर सकते हो, बड़ी विनम्रता से निकाल सकते हो। बिल्कुल। चाहे हनुमान जी महाराज हो गए, हनुमान जी महाराज का क्या सबसे बड़ा अस्त्र था? संवाद, संवाद, विनम्रता। बिल्कुल। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। हम कहाँ अपने फॉल्स आइडल्स बना के बैठे हुए हैं? बिल्कुल। चाहे किसी भी आप धार्मिक रिलीजन के बड़े से बड़े आप स्कॉलर के साथ स्कॉलर्स को या संतों को देख लिए, सब एकदम से विनम्र। उन्होंने अपने विनम्रता से क्या नहीं कुछ किया, बिल्कुल, क्या कुछ नहीं किया। वो विनम्रता खोते जा रहे हैं, सॉरी टू से। आजकल छोटा मोटा कोई भी विवाद हो जाए, ऐसे लड़ने को दौड़ते हैं जैसे मतलब क्या सामने वाला हमारा दुश्मन है। गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए, हल्की सी खरोच लड़ने चालू कर देंगे। जिनमें जान नहीं है गाड़ियों में, उनमें हल्की सी खरोच लग गई, उस पे गोलियां चल जाती हैं। दुख होता है कि हम समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। जातिवाद करने के लिए लोग तो तुरंत तैयार रहते हैं। बिल्कुल। अब गांव देहात में चले जाइए, यूपी के साइड में, पूरे मैं देश आपको में साक्षात प्रत्यक्ष रूप बता रहा हूँ। मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है, अब उसको उसकी कास्ट का पता नहीं है, गलती से वो टकरा गया, उससे लड़ाई हो गई,
मान लीजिए पिट गया, अब वो क्या बात करेगा कि उस फलानी जात के लड़के ने मेरे को मार दिया, देखो अपमान हो रहा है तुम्हारी जात का, चलो सब लोग इकट्ठा होके उसको पीट कराएंगे, उसको वो करेंगे, ये करेंगे। इस तरीके से आप जातवाद फैलाते हो। बिल्कुल। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपस में लोगों को लड़ाते हो। यही तो आप लोग कर रहे हो, सब लोग हम यही तो कर रहे हैं ज्यादातर। इसी तो सुधारना है हमें। बिल्कुल। माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं। एक राजनीतिक माता जी और एक कथावाचक बहू के बीच जब संवाद होता है तो किस तरह का होता है? देखिए अभी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी 2 महीने हुए हैं, हाँ तो जी। कोई ऐसा लंबा चौड़ा संवाद तो हम शुरुआत लोगों ही के शायद ऐसी बीच होती है में जो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि हिचक वाली और थोड़ी सी संभल के करनी होती है, क्योंकि जब आप टाइम बिताते हैं तो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, तो Correct. शुरुआत ही शायद सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। एक तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसी सासू माँ मिली हैं, हाँ जी। वो बहुत शांत है और बहुत विनम्र हैं। आप भी राजनीति में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं, इस समय भी एक हाँ बहुत जी। अच्छे पद पर हैं। और कई बार क्या होता है ना भैया, कि जब 2-4 गाड़ी किसी व्यक्ति के पास आ जाए, एक हाथ में बढ़िया सा फ़ोन आ जाए, एक है ना, और एक बढ़िया सा घर हो जाए, तो व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता। बिल्कुल बड़ा जल्दी अहंकार आ जाता है, बिल्कुल। और अहंकार तुम्हारे भगवान को भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैंने उनके अंदर देखा कि अहंकार रहित है, विनम्र हैं और हर व्यक्ति को अपना मानती हैं, और समाज की सेवा करने का जो भाव है, भावना है, वो उनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। तो मेरा उनके साथ संवाद करने में कभी कोई कठिनता मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि बेशक हम दोनों का रिश्ता सिर्फ 2 महीने ही पुराना है, लेकिन उन्होंने मुझे क्षण भर के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम 2 महीने पहले ही अभी मिले हैं। और बहुत प्रयास करती हैं कि जो मेरे जन्मदात्री माँ हैं, उनकी कमी को वो पूरा कर सकें। और हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, टच वुड, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा है। और वो भी मुझे एक पुत्रवधू के रूप में और एक पुत्री के रूप में प्यार करती हैं, और मैं भी एक उन्हें सासू माँ के रूप में और एक माँ के रूप में, जहाँ मुझे लगता है कि माँ के रूप में प्यार करना चाहिए, जिस समय मैं माँ के रूप में प्यार करती हूँ, लेकिन जहाँ लगता है एक सासू माँ की तरह एक मर्यादा में और एक सम्मानजनक मुझे प्रेम करना चाहिए, तो मैं वो भी करती हूँ। अब आपकी कथाएं सुनने वाले लोग बहुत हैं, और खैर अभी तो शादी हुई है तो कुछ समय तो खैर आपको परिवार को भी देना है, लेकिन क्या हम जल्दी ही कथा कोई नई सुनेंगे? हाँ, डेफ़िनेटली। देखिए कथा मेरी आत्मा है, हाँ जी। और आत्मा को आप मेरे से अलग कैसे कर पाएँगे? अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो मैं ही नहीं रहूँगी। तो भागवत जी तो मेरी आत्मा है, और मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे बेशक पब्लिकली मैं कथाएँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कथाएँ तो मैं रोज़ करती हूँ। हाँ जी। हाँ, समाज के सामने नहीं कर रही, लेकिन अपने घर में बैठकर कर रही हूँ। आज तक दुनिया के लोगों को सुना रही थी, अब मंदिर में बैठकर ठाकुर जी को सुना रही हूँ। अब आप कहेंगे भगवान आपकी कथा सुनेंगे, एक बड़ी अच्छी सी एक कहानी सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ। मैं एक संत थे, तो लगभग 20 सालों से अपने घर के मंदिर में बैठकर ठाकुर जी को भगवत गीता का पाठ सुनाते थे। 20 साल हो गए, रोज नियम था 1 घंटे भगवान को कथा सुना रहे हैं, उन्हीं के साथ सत्संग कर रहे हैं। 20 साल सुनाते-सुनाते जब हो गए, एक दिन भगवान ने प्रकट होकर कहा, "अरे पंडित जी, जो 20 सालों से तुम भगवत गीता का पाठ कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा। आनंद नहीं आया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम क्या बोले जा रहे हो 20 साल से?" और पंडित जी तो जोर-जोर से नाचने लगे, गाने लगे। भगवान ने कहा, "अरे तुमने सुना नहीं, मैंने बोला कि तुम 20 साल से जो भगवत गीता का पाठ सुना रहे हो, मुझे उसमें ज़रा भी आनंद नहीं आया।" पंडित जी बोले, "आनंद से लेना देना थोड़ी है, मुझे आज ही पता तो चल गया कि 20 साल से आप रोज़ मेरा पाठ सुन रहे हो, है ना?" तो यही वाली बात है कि अब हम पहले समाज में जाकर, लोगों के बीच में जाकर सुना रहे थे, अभी भगवान को सुना रहे हैं। और दूसरी बात भैया, कथा भागवत जी भगवान का काम है। ईश्वर को ईश्वर को आपसे कब
क्या कराना है, ही विल डिसाइड। हम्म, मैं हमेशा प्राय एक बात कहा करती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भागवत प्रवक्ता बनना है। हम्म, मैंने एमएससी बॉटनी किया। जब मैं एमएससी बॉटनी फिनिश हो रही थी मेरी, तो वहाँ के सेक्रेटरी ने मुझे आकर बोला कि आप यहीं से पीएचडी करें और यहीं पर बच्चों को पढ़ाएं और आप यहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोफेसर बन जाओगे। ऐसे नहीं, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल और केवल भगवान नाम के प्रचार के लिए हुआ है। और चाहे प्रचार कथा के माध्यम से हो, मैं ये भी कह रही हूँ, चाहे प्रचार कथा के माध्यम से हो, चाहे प्रचार भजन के माध्यम से हो, चाहे प्रचार यहाँ पर बैठकर पॉडकास्ट करने के माध्यम से हो, चाहे प्रचार रील बनाने के माध्यम से, अपने को प्रचार करना है। अब भगवान जैसा कराएंगे हम वैसा कर लेंगे। भगवान कहेंगे जाओ जाकर कथा करो, हम तो उनके दास हैं, बैठ के कथा करना शुरू करेंगे। भगवान कहेंगे चलो अभी कथा की सेवा नहीं लेंगे, भजन की सेवा करो, तो भजन गाना शुरू करेंगे। हमारे हाथ में है क्या, हमें ये बताएं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि जब बांके बिहारी का हाथ आपके सर पर होता है ना, तो आपके विरोधियों के हाथ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पूरी दुनिया एक तरफ जाकर खड़ी हो जाए और आप अकेले खड़े हैं और आपके सिर पर श्री राधा माधव का हाथ है, आपका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। जाको राखे साइया वाहे मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग वैरी होए। जब भगवान मेहरबान होते हैं ना सुशील भैया, आपके विरोधियों से ही आपके सारे काम करा देते हैं, आपके दुश्मनों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उन्हीं से आपके काम करा देते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए, भगवान के भक्त का जीवन दो ही चीजों पर चलता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, ये हरि कृपा है। और मैं जो चाहती हूँ इस समय वो मुझे नहीं मिल पा रहा, तो ये मेरे बांके बिहारी की इच्छा है। और मेरे बांके बिहारी की इच्छा कभी भी मेरा अहित नहीं कर सकती, कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकती। तो मुझे जो देंगे, जो मिलेगा, वो हरि कृपा और हरि इच्छा से मिलेगा। तो डेफिनेटली मैंने आपको यही बोला, चाहे मैं कथा के माध्यम से भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करूं, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करूं, जब तक इस तन में प्राण है, जब तक इस जिह्वा में बोलने की सामर्थ्य है, जब तक इस शरीर में बैठने की सामर्थ्य है, तब तक ये शरीर केवल और केवल श्री हरि नाम का प्रचार और प्रसार ही करेगा। प्रचार एक सेवा का भाव भी देता है। और राजनीतिक फैमिली में आप गई हैं, तो क्या कथावाचक देवी निधि सरस्वत उपाध्याय जी जल्दी हमें राजनीति में भी देखने को मिलेंगी? अरे भैया, पता है, एक राजनीति वाले परिवार में विवाह करने से मेरे ऊपर एक और ये वो लग गया कि अभी राजनीति करेंगी। मेरा कोई मतलब नहीं राजनीति से। मैंने पहले ही बोला, न मैंने कभी ये सोचा था कि मुझे कथा प्रवक्ता बनना है। ये स्वामिनी जी ने डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है। न मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक राजनीतिक परिवार में विवाह करना है। हम कहाँ, राजनीति कहाँ। न मैंने राजनीतिक परिवार में विवाह करना डिसाइड किया, न मैंने कथा प्रवक्ता बनना डिसाइड किया था श्री बांके बिहारी लाल ने। कथा प्रवक्ता बनना भी उन्होंने डिसाइड किया, राजनीतिक परिवार में भेजना भी बिहारी जी ने डिसाइड किया, और अब जीवन में आगे क्या करूंगी इसकी जिम्मेदारी भी मैंने बांके बिहारी लाल को और सौंप दी देखिए, है। एक बात मैं भी बोलना चाहूंगा बीच में। हाँ जी। हमारे यहाँ विवाह फायदा देख के नहीं, हाँ, बिल्कुल, संस्कार देख के किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। संस्कार और गुण देख के किया जाता है। तो गुण मिलते हैं तो हमारे माता पिता शादी करा देते हैं। बिल्कुल। फायदा देख के कभी कोई शादी नहीं करता किसी की। बिल्कुल। और फायदा जो देख के करता है, लोभ लालच से जो भी कुछ काम करते रिश्ते हो, लंबे टिकते उसका नहीं। हमेशा वो रिश्ता अनर्थ ही अंत निकलता है, बिल्कुल, अर्थ नहीं निकलता कभी, बिल्कुल, अनर्थ ही होता है। बिल्कुल। अब जाते जाते एक एक सवाल जी, कि राजनीति, पहले आपसे, कि राजनीति किस ढंग से देश में होनी चाहिए और जो अभी हो रही है वो सही दिशा में है या नहीं? राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। राजनीति लोगों के भले के लिए होनी चाहिए। राजनीति में कुनीति ना हो, सुनीतियां होनी चाहिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जगह एक दूसरे को सहायता करके कैसे देश को और बेटर किया जा सके, इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए।
आपस में लड़ाने की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, ना जात के नाम पे, ना भाषा के नाम पे, ना आपकी इलाके के नाम पे, इन सब के नाम पे कतई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपने पूछा कि क्या इस समय देश की राजनीति अच्छी चल रही है, तो मैं एक तरीके से मैं संतुष्ट हूँ कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है आगे। और एक तरफ से असंतोष भी है कि जिस तरीके से देश में हर मामले को बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के और फिर जो उस पर हाय हत्या हु अल्लाह मचाया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है मीडिया के अंदर कि जैसे लोग एक दूसरे खून के प्यासे हो गए हो, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ विपक्ष की भूमिका खराब है। विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष वाले अपना काम ही क्या कर रहे हैं? कोई मतलब अच्छे तरीके से तो आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे हो गवर्नमेंट को। बिल्कुल। आप कभी ईश्वर को बीच में ले आएंगे, आप कभी महापुरुषों को बीच में ले आएंगे, आप कभी इतिहास को बीच में ले आएंगे। ठीक है, इतिहास से आपको सीखना चाहिए, बिल्कुल। इसका मतलब ये थोड़ी आप वर्तमान को भी इतिहास की तरह बना दें अपना। बिल्कुल। आगे चलने के लिए नवीन भारत और श्रेष्ठ भारत का हमने अगर निर्माण करना है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसको अगर हमें पूर्ण करना है, तो हमें पिछली बातों से अच्छा लेके चलना है और वर्तमान में जो गलतियां उन्हें सुधारना है और भविष्य को एक बेहतर दिशा की ओर लेके जाना है। और सबसे बड़ा इसमें अस्त्र कह लो, शस्त्र कह लो, विनम्रता है। बिल्कुल। एक दूसरे के प्रति विनम्रता। और इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। क्रोध में चलाया हुआ शस्त्र हमेशा मार्ग भटक जाएगा। बिल्कुल। और विनम्रता से और शांति से चलाया हुआ शस्त्र हमेशा निशाने पे जाके लगेगा। अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने यही शिक्षा दी थी, शांत हो जाइए, अपना मन एकाग्र कीजिए, अपने मन में से सारे विकार निकाल दीजिए, क्रोध निकाल दीजिए, संशय निकाल दीजिए, विनम्रता और शांति के साथ हे अर्जुन निशाने को भेद। तभी तो वो महापरमहंस अर्जुन कौरवों से युद्ध लड़के महाभारत युद्ध को जीते थे। श्री कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा, तू सब चीज छोड़, तू मेरे में स्थिर हो जा। परमात्मा में स्थिर होने का क्या अर्थ है? कि तू सरल हो जा, तू विनम्र हो जा, तू समर्पण कर दे मेरे प्रति। और समर्पण का भाव विनम्रता के ही माध्यम से आता है। तो विनम्रता से बड़ा अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। और क्रोधी व्यक्ति हमेशा मूर्ख कहलाए। ये जो तेवर में जो फेंकते हैं ना माइक, और ये बिल फेंकते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इससे साफ साफ नजर आता है यार कि तुम मतलब क्या कर रहे हो। देश की छवि ज्यादा खराब होती है उससे। ऐसे तो लड़ने लग जाओगे तो 2 मिनट के लिए कानून उठाओ, सभी उसे सर फोड़ देंगे। बिल्कुल। कोई बचेगा ही नहीं नेतृत्व करने के लिए। तो विनम्रता ही सबसे बड़ा अस्त्र है और वही सबसे बड़ा शस्त्र है। बिल्कुल। और विनम्रता से किया हुआ क्रोध ही बहुत उचित है, ये भी मैं बता दूं। बिल्कुल। पर वो विनम्रता से आना चाहिए। एक रील आजकल मेरी और बहना की चल रही है जिसमें हमने क्रोध पे यही बात की थी कि क्रोध खराब चीज नहीं है, अगर खराब होती तो उसकी उपज विनम्रता से होनी चाहिए ना। बिल्कुल। बिल्कुल। आप धर्मवान होने चाहिए उसके लिए, अधर्मी नहीं। बिल्कुल। अधर्मियों का क्रोध हमेशा नाशवान हुआ है और धर्मियों का क्रोध हमेशा पुण्य फलदायी हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। और अंतिम सवाल निधि जी से, आजकल की स्त्रियों के लिए, क्योंकि एक हमने बीच में पॉडकास्ट भी किया था जब ड्रम वाला केस और ये सब हो रहे थे, सोनम वाला जब केस हुआ था, अभी हाल फिलहाल में एक फीमेल वकील है जिनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें वो कह रही थी कि अरे मैं इस पे पोस्को एक्ट लगवा दूंगी कि अगर करना हो, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। तो जब स्त्रियों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग होगा तो लोग कैसे शादियों पे और रिश्तों पे विश्वास करें? देखिए, पहले तो मैं माताओं से ही एक निवेदन करना चाहती हूँ। देखिए माताएं, हमारे यहाँ पर शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहाँ पर सबसे पहला स्थान माँ को दिया गया। माँ हमारे लिए बहुत पूजनीय है। माँ एक ऐसी
विभूति है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का काम करती है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो श्री ब्रह्मा जी का काम करती है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है तो श्री भगवान विष्णु का काम करती है। और जब एक माँ अपने बच्चे को पकड़कर बुराई से अच्छाई का रास्ता दिखाती है तो श्री भगवान शंकर महेश का काम करती है। तो माँ कोई साधारण, ये भारत की स्त्रियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। मुझे एक वाक्य बीच में याद आ गया कि एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति भारत घूमने के लिए आया। अच्छा, विदेशों में हाथ मिलाने की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ पर हाथ नहीं मिलाया जाता। ये विदेशी परंपरा है हाथ मिलाना। हमारे यहाँ पर अभिवादन किया जाता है, नमस्ते किया जाता है, या राधे राधे बोला जाता है, राम राम बोला जाता है, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के अभिवादन किया जाता है। तो जब अंग्रेज व्यक्ति भारत में आया तो उसने देखा कि यहाँ की स्त्रियां किसी से हाथ नहीं मिलाती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती पर हाथ नहीं मिलाती हैं। तो उस अंग्रेज व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, अरे महाराज, आपका जो देश है ना वो बड़ा पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, इसको थोड़ा शिक्षित बनाओ। यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कमी है और खासकर यहाँ की जो महिलाएं हैं ना वो अशिक्षित है, उनमें शिक्षा का अभाव है। विवेकानंद जी ने कहा, आपने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे आपको लगा कि उनमें शिक्षा का अभाव है, वो शिक्षित नहीं है? तो उस अंग्रेज व्यक्ति ने कहा कि जब मैंने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो मुझे लगा कि उनके अंदर ना कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि जब कोई हाथ आगे बढ़ाता है तो उससे हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे इंग्लैंड की जो महारानी, अभी तो खैर नहीं रही वो, तो उस समय कि तुम्हारी जो इंग्लैंड की महारानी है, विदेश तुम्हारी जो लंदन की महारानी है, क्या जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वो उससे हाथ मिलाती हैं? क्या हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाती हैं? तो उसने कहा, नहीं, अरे वो तो महारानी है, वो कैसे हाथ मिला सकती है किसी से? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे जब तेरी महारानी किसी से हाथ नहीं मिला सकती तो मेरी भारत की एक एक नारी, एक एक स्त्री महारानी है, वो तेरे जैसों से कैसे हाथ मिला सकती है? तेरे तो केवल एक महारानी है, मेरे तो भारत की रहने वाली एक एक स्त्री, एक एक बेटी इस देश की महारानी है। तो हमारे यहाँ की स्त्रियां तो महारानी की उपाधि दी गई उनको, पूजनियों की उपाधि दी गई उनको। हमारे यहाँ पे तो गार्गी जी हुई हैं, हाँ, हमारे यहाँ पे तो ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो अपने पति के प्राण को यमराज से खींच कर लेकर आ गई हैं, अब तो खुद ही उल्टा यमराज के पास पहुंचा रही हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पता है इसका कारण क्या है? पहले की स्त्रियां शास्त्रों का अध्ययन करती थी, पुराणों का अध्ययन करती थी। मैया सुनीति का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने भगवान के परम लाडले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर दिया। ये संस्कार ध्रुव जी में कहाँ से आया? मैया सुनीति से आया। तो हमारे यहाँ की माताएं तो ध्रुव जैसे बालक प्रकट करती थी, हमारे यहाँ की माताएं तो प्रहलाद जैसे बालक प्रकट करती थी। बेशक वो एक राक्षस के यहाँ पर हुए, लेकिन कयादू तो भगवान की परम भक्त थी, जिनके यहाँ पर श्री प्रहलाद जी महाराज आए। बिल्कुल। तो हमारे भारत की स्त्रियां तो अपने पति के प्राणों को यमराज से खींच कर लेकर आ जाती थी। हमारे भारत की स्त्रियां भगवान के भक्तों को प्रकट करती थी, भगवान के भक्तों को जन्म देती थी, जो कि भगवान का दर्शन करते थे, उनको प्रकट करते थे। और आज कितना बड़ा बदलाव आया। ये कितने 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 दुख का विषय है कि जहाँ पर हमारी माताएं पूजनीय हुआ करती थी, आज ऐसे दूषित कार्य करके अपने लिए कितनी अभद्र बातें सुन रही हैं। ये मुझे पर्सनली उन सबके लिए बहुत हृदय से कष्ट होता है। मेरा सभी से निवेदन है, आप बहुत पूजनीय हैं, अपनी गरिमा को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश का काम करती हैं। आप ऐसे अनुचित कार्य ना करें। आप भागवत जी का अनुसरण करें, आप भगवत गीता का अनुसरण करें, अध्यात्म से जुड़ें और शास्त्रों का अध्ययन करें। अगर आप ऐसा करेंगी
तो जो भी जिसका जो मन आता है कि किसी की जीभ काट दो, किसी का कुछ कर दो, ऐसे अनुचित कार्य आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं ज्ञान का बहुत बड़ा अभाव है। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू कि आप पॉडकास्ट में आए, चिराग जी, निधि जी। और आपका वैवाहिक जीवन अभी सिर्फ अग्रसर हुआ है, जी जिसके पथ पर हमेशा आपको खुशियां मिलती रहे। और जाते जाते वॉरियर से भी कहना चाहूंगा कि निधि जी ने अंत में एक बात कही कि स्त्रियां पहले यमराज से जीवन ले आती थी अपने पति का। अगर हम आजकल के ही भी जमाने की बात करें ना, तो प्रेस किन्हें किया जाता है। एक श्रीजना एक थी, उनको बहुत प्रेस किया गया। उनके पति को कैंसर हुआ, उन्होंने मन लगाकर सेवा की। और ये ना सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे समाज में, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई तो जानता होगा जहां एक को किसी को कैंसर हुआ तो दूसरे ने साथ दिया, या कोई भी बीमारी हुई। मेरे जीवन में जिनको दो लोगों को मैं जानता हूँ वो है ममता। मेरा बुआ का बेटा था, उसको कैंसर हुआ, उसकी वाइफ, उन्होंने उसकी पूरी सेवा करी, तकरीबन 5 साल मन लगाकर सेवा की। अनफॉर्चुनेटली भाई नहीं बच पाया, 2024 में वो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उन्होंने पूरी सेवा करी। एक हमारा दोस्त है रोशन, उसकी वाइफ है गजाला, उसको कैंसर हुआ। और जिंदगी ना एक दिन में बदलती है जब किसी को ऐसी बीमारी का पता चलता है, पर उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। भगवान की दया से आज रोशन बिल्कुल ठीक है, उनकी वाइफ गजाला ने उनकी मन लगाकर सेवा की है। और ऐसे लोगों का ना एग्जाम्पल हमें दुनिया को देते रहना चाहिए। सिर्फ सृजना नहीं, हमारी लाइफ में काफ़ी सृजना है और शायद उन्हीं को प्रेज किया जाता है। बाकी चाहे वो सोनम हो, चाहे वो कोई और हो, ड्रम वाले हो, उनको ना कभी एग्जाम्पल अच्छे में दिया नहीं जाएगा। और यही शायद उनकी लाइफ की ना सबसे बड़ी हार है। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।